नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम का जो फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है। इसका नाम है उत्सर्जन। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन क्या होता है और किस तरीके से मानव शरीर में या जो पेड़ पौधों में है वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब जो हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं, तो उस बारे में हम इससे बात करेंगे। तो आपके पास चैप्टर है जैव प्रक्रम में पार्ट है फोर्थ वाला उत्सर्जन। तो हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो जनरली उत्सर्जन क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम उत्सर्जन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, तो वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है उत्सर्जन। यदि ये पदार्थ शरीर में जमा रहें तो ये कोशिकाओं के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं और जिससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब ये हुआ कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ या जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में होता है, तो वो जमा ना होने पाए। अगर वो हमारे शरीर में रहेंगे तो वो हमारे किसी न किसी अंग को उससे प्रभावित करेंगे और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए वो जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो आपने सुना होगा, जैसे जो किडनी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन तंत्र है हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का, वो किडनी होती है। किडनी मतलब वृक्क बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो अगर कोई भी इंसान है, अगर उसमें किडनी उसकी फेल हो जाए या अगर किडनी काम नहीं करती है, तो कुछ टाइम बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन अवशिष्ट हमारे शरीर में रहता है, जो हानिकारक अवशिष्ट होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे अब मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव में कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र होते हैं? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें आता हमारे पास, देखिए, ये है वृक्क, इसे बोलते हैं हम किडनी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है वृक्क, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है। इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, लाल कलर के, ये वृक्क होते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है दो पाइप जैसे निकले हुए हैं, इसे हम मूत्र वाहिनी बोलते हैं। जहाँ से मतलब जो मूत्र इकट्ठा होता है वो इन पाइप से ही आता है और ये मूत्राशय में जमा होता है, और जब ज़्यादा प्रेशर बनता है तो ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये है आपके पास जो वृक्क होता है। अब आप इसे किस तरीके से हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए। जैसे पहला लिखा हुआ आपके पास, एक जोड़ी वृक्क, मतलब जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें क्या होता है? पहला, एक जोड़ी वृक्क होता है, पेयर ऑफ किडनी होती है। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उदर में स्थित सैन के बीज, मतलब बीन शेप के आकार के गहरे लाल रंग के होते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसकी बात हो रही है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये आपको दिख रहा होगा, जो सैम का बीज होता है, बिल्कुल उस तरीके से जो लाल है, ये हमारे शरीर में किडनी होती है। ठीक है। उसके बाद है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, जो आपको बताया मैंने, यहाँ से दो पाइप निकल रहे हैं। एक पाइप ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, और एक पाइप आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला। तो इन्हें बोला जाता है मूत्र वाहिनी। ये दो लंबी नलिकाएं होती हैं जो प्रत्येक वृक्क से निकलती हैं और मूत्र को कहाँ पे? मूत्राशय तक ले जाती है। यहाँ पे ये जो इसकी बात हो रही है इसकी। ठीक है। उसके बाद है एक मूत्राशय, ये वाला। तो इसमें लिखा हुआ है, यह एक अपेशीय थैली जैसी संरचना है जहां मूत्र अस्थायी रूप से जमा रहता है। मतलब यहाँ से जब ये छन के आता है तो जो मूत्र है वो मूत्र वाहिका से मूत्राशय में जमा हो जाता है। यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, जिससे हम मूत्र त्याग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, मतलब हम इसे कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, और जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। और आगे है मूत्र मार्ग, जिसे हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं। तो यह वह मार्ग है जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो ये है ये वाला पार्ट जो बोल रहा है। तो ये है मनुष्य का उत्सर्जी अंग
वृक्क होता है, मतलब किडनी होता है। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि जो मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरीके से पहले ये बनाना है और फिर ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक ये जो आपको दिख रहा होगा, ये किडनी है, ये मूत्र वाहिनिकाएं होती हैं 2, ये मूत्राशय होता है और ये मूत्र मार्ग होता है जहां से लास्ट में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर, किडनी के अंदर जो छानने का काम करता है उसे बोलते हैं हम नेफ्रॉन। आपको दिख रहा होगा ये वाला। आगे है वृक्क की संरचनात्मक इकाई, तो ये होती है नेफ्रॉन या इसे हम वृक्काणु बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होती है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई, तो वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, अब ये होता क्या है, आपको दिख रहा होगा ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है। मतलब आप ये मान लो उत्सर्जन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, नेफ्रॉन। लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए आपको पहले मैं चित्र से समझाता हूँ, फिर मैं आगे बात करूंगा जो लिखा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, यहां से जो वृक्क धमनी की शाखा है ये वाली, यहाँ से क्या होता है, जो खून या जो हमारा ब्लड आता है, रक्त आता है, वो यहाँ से जाता है इसमें, इसे बोलता हम बोमेन संपुटी। ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये कैप्सूल टाइप एक, ये मतलब एक बाउल टाइप की दिख रही होगी, मतलब एक कटोरी टाइप की, तो ये बोमन संपुट बोलते हैं इसे। इसके अंदर एक जाल टाइप का होता है जिसे बोलते हैं हम कोशिका गुच्छ। ये इसके अंदर होता है, बहुत जाल टाइप का, इस तरीके से जाल होता है पूरा बिछा हुआ, इसे हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। अब जो रक्त आता है वो सबसे पहले यहाँ जाता है, तो उसमें जो अवशिष्ट होता है वो छन के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये यहाँ से नीचे चला जाता है, यहाँ से, और ये आपको दिख रहा होगा ये वाला इसमें। बाकी जो ये धमनी की शाखा होती है इसके साथ साथ चलती है। मतलब ये कि माना जैसे हमने रक्त को यहाँ पे साफ किया, तो उसमें जो रक्त है वो वापस इसमें चला जाता है, जो अवशिष्ट होता है वो यहाँ से नीचे चला जाता है, इसमें ये नली में चला जाता है। अब हो सकता है कि छानने में अगर माना कोई गलती हो गई हो और कोई पोषक तत्व माना इसमें चले गए हों, तो ये साथ साथ चलता है। तो ये क्या करता है, अगर माना इसमें कोई भी पोषक तत्व है तो उसे वापस से खींच लेता है, और जब ये पूरा इस मार्ग से गुजर जाता है तो लास्ट में ये इसमें आ जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसे बोलते हैं हम संग्राहक वाहिनी, ये वाला, और यहाँ से चला जाता है हमारे मूत्र वाहिनी में, ये वाला जो हम अभी तक बात कर रहे थे यहाँ पे, ये इसमें चला जाता है। तो जो एक्चुअल में नेफ्रॉन होता है वो किडनी के अंदर होता है, यहाँ होता है किडनी के अंदर, ये यहाँ पर होता है इस साइड को, ऐसे ही यहाँ भी होगा इस साइड को। तो जब छानने का काम पूरा हो जाता है तो वो इधर आ जाता है और यहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो बस यही है जो आपके पास नेफ्रॉन है। अब मैं आपको उसे पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक वृक्क के अंदर लाखों छोटी छोटी छन्नी जैसी संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन बोलते हैं या वृक्काणु कहते हैं। यह वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। अब इसकी संरचना कैसी होती है, तो आपको इसके पार्ट वाइज याद रखने हैं। पहला होता है बोमेन संपुट, इसकी बात कर रहा मैं, ये आपको कटोरी टाइप का दिख रहा है ये वाला, ये बोमेन संपुट होता है, इसे हम बोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं। यह नेफ्रॉन के अग्र भाग पर स्थित एक कप जैसी थैली होती है, जो बताया मैंने ये वाला, ये। दूसरा होता है कोशिका गुच्छ, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो नेट होता है, मतलब जाल होता है ये वाला। बोमन संपुट के अंदर रक्त कोशिकाओं का एक जाल होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और यहाँ उच्च दाब पर रक्त को छाना जाता है। जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ से रक्त जाता है, यहाँ पे छन जाता है, और वो रक्त वापस इसी में चला जाता है जो सिरा की शाखा होती है, और यहाँ से जो अपशिष्ट होता है वो इस नली में जाता है, जो आपको ये दिख रहा होगा येलो कलर का, लाइट येलो कलर का। ठीक है, उसके बाद है नलिकाकार भाग, ये वाला। बोमेन संपुट के पीछे एक घुमावदार लंबी नली होती है जो अंत में संग्राहक वाहिनी में जाकर खुलती है, इसकी बात कर रही है। तो ये है संग्राहक वाहिनी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये जो जाल टाइप का दिख रहा होगा, लास्ट में यहाँ पर खुलता है। ठीक है, अब कार्यविधि क्या होती है, तो देखिए मूत्र निर्माण की कार्यविधि ये क्या होती है।
तो नेफ्रॉन के अंदर मूत्र का निर्माण मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। पहला होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं जिसे। तो ये जब अशुद्ध रक्त धमनी द्वारा ग्लोमेरुलस मतलब कोशिका गुच्छ में पहुंचता है, तो उच्च दबाव के कारण रक्त में से ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लवण, प्रचुर मात्रा में जल और यूरिया छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। इस छने हुए द्रव्य जो द्रव को निस्यंद कहते हैं, मतलब फिल्ट्रेट कहते हैं। रक्त कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन नहीं छन पाते और वो रक्त में ही रह जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो काम होता है। तो ये पहले छन जाता है पूरा, और छनने के बाद जो प्रोटीन होता है, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं वो इसी में रहते हैं, बाकी जो अवशिष्ट होता है उस नली में चला जाता है, जिसकी बात हो रही है। उसके बाद होता है वर्णात्मक पुनरावशोषण, ये वाला सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। जब यह छना हुआ निस्यंद नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग से गुजरता है, तो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, या जो आवश्यक लवण और जल को नलिका के चारों ओर लिपटी रक्त कोशिकाओं द्वारा वापस सोख लिया जाता है, जो आपको यहाँ पे समझा रहा था मैं। इसके साथ साथ ये नली भी चलती है, ताकि जो भी पोषक तत्व अगर इसमें चले गए हों तो ये उसे दोबारा से सोख लेंगे। ठीक है, नोट है, जल का पुनरावशोषण इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में पानी की कितनी मात्रा उपलब्ध है और कितनी उत्सर्जी अवशिष्ट बाहर निकलना है। और तीसरा और अंतिम भाग होता है नलिका श्रावण। अंत में कुछ अतिरिक्त वज्र पदार्थ जैसे जो पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या जो दवाएं होती है रक्त से सीधे नलिका के तरल में स्रावित कर दिए जाते हैं। अब जो गाढ़ा पीला तरल बचता है उसे मूत्र कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यूरिया हो गया या यूरिया अम्ल हो गया, अतिरिक्त लवण और जल होता है। यह मूत्र संग्राहक वाहिनी से होता हुआ मूत्र वाहिनी के रास्ते मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। तो ये है एक्चुअल में जो काम होता है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है, उसके बाद आपके पास कृत्रिम वृक्क। आपने देखा होगा जिनकी किडनी फेल हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम, वो डायलिसिस पे है तो उसे बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति के दोनों वृक्क मतलब किडनी किसी संक्रमण, चोट या उच्च रक्तचाप के कारण काम करना बंद कर देते हैं, तो शरीर में जहरीला यूरिया जमा होने लगता है। इसे किडनी फेलियर बोलते हैं हम, मतलब जो वृक्क होता है वो अक्रिय हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मरीज के जीवन को बचाने के लिए एक कृत्रिम मशीन का उपयोग किया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं, मतलब आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, इस मशीन में रोगी के हाथ की धमनी से खून निकालकर डायलिसिस शरीर में भेजा जाता है। इस मशीन में सेलोफेन की बनी नलिकाएं होती है, मतलब एक नलिका जैसी डाली जाती है जो एक तरल में डूब जाती है। इस द्रव का प्रासरण दाब रक्त के समान होता है, लेकिन इसमें कोई नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नहीं होता है। विस्तरण विधि द्वारा रोगी के खून में सारा यूरिया इस द्रव में आ जाता है, और जो साफ खून को वापस मरीज की सिरा द्वारा शरीर में पहुंचा दिया जाता है। काम वही होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, मशीन के द्वारा होता है, जबकि जिसकी किडनी बिल्कुल सही होती है तो वो किडनी खुद से काम करती है, बाकी काम लगभग सेम है। तो ये होता है कृत्रिम वृक्क, हीमोडायलिसिस। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या जो पादप होते हैं उनमें उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो पौधों में जंतुओं की तरह कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है। वे अपने अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं। पहला क्या होता है, गैसीय अपशिष्ट, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी अतिरिक्त ऑक्सीजन और श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों के रंध्रों द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो हमने पढ़ा था रंध्र का क्या काम होता है, याद करो जरा स्टोमेटा। तो ये वही है, पहला काम क्या होता है, मतलब जो भी
अतिरिक्त ऑक्सीजन बनती है, या जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पत्तों में जो रंध्र होते हैं उनसे बाहर निकाल देते हैं। दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है, जब पौधों में अतिरिक्त जल होता है तो वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा भाप बनकर हवा में उड़ा देते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन होता है। तीसरा होता है पुरानी पत्तियां, मतलब कहीं अपशिष्ट क्या होते हैं, पत्तियों में जमा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, तो समय समय पर ये पत्तियां सोखकर पौधों से अलग हो जाती है। आपने देखा होगा पतझड़ के टाइम पे बेसिकली ऐसा होता है। उसके बाद जो रेजिन होता है या जो गोंद होता है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी गंदगी होती है एक तरीके से, उसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है। पौधे अपने कुछ अपशिष्ट पदार्थों को विशेष रूप से पुराने जो जाइलम में रेजिन, गोंद या टैपरिन के रूप में जमा कर देता है और फिर वो आसानी से निकल जाता है। और अंतिम है मिट्टी में उत्सर्जन, मतलब जो पौधे होते हैं अपने आसपास की मिट्टी में भी जड़ों द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, तो ये होता है जो पौधों में उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात करी उत्सर्जन क्या होता है और किस तरीके से पेड़ पौधों में और मनुष्यों में किया जाता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिए और प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे बात करेंगे और जो पिछले सालों पूछे गए हैं उन पे भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।